अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। वेलकम वेलकम। और वुड यू बिलीव कि लगता है अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ था और 20 रोज़े हो भी गए। आज 20th है। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी शुरू हुआ था। ऑनेस्टली मुझे लग रहा है, आई डोंट थिंक दैट इज इतना कुछ और होता रहा रमज़ान में, आपको पता है। मतलब अच्छा, मुझे पता है क्यों नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है काफ़ी दिन हो गए इसलिए बिकॉज ये बड़ा ही मुश्किल हालात वाला महीना भी चल रहा है। जैसे अब्दुल्ला, आपकी तबीयत खराब है पिछले कुछ दिनों से। मेरी तबीयत भी खराब है एंड एट द सेम टाइम सी व्हाट इज गोइंग अराउंड अस। मतलब जंगें हो रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, स्कूलों में बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, एनर्जी किस तरह कंज्यूम करनी है, किस तरह कंजर्व करनी है, उस पर एक अलग मैकेनिज्म है। सो देयर इज सो मच गोइंग ऑन कि ज़रा मुश्किल हो रहा है। यस, बट इसलिए मुझे पर्सनली इसलिए फील हुआ कि वो रमज़ान की एक जो स्पिरिट होती है, बिकॉज वी आर सो कंज्यूम्ड बाय एवरीथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग, एंड ऑफ कोर्स बीच में हम रोजे भी रख रहे हैं एंड ऑल दैट, तो वो लग रहा है कि वो कहीं इधर उधर। बस पता है क्या, हम सबको दिल से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, आज बाय द वे दूसरा अशरा मुकम्मल हो रहा है, तीसरे अशरे का आगाज़ हो रहा है। आज नमाज असर जिन लोगों ने एतकाफ़ बैठना है वो मसाजिद का रुख करेंगे, ख़वातीन अपने घरों में मुतकिफ़ होंगी, अपनी अपनी इबादत में, अपनी अपनी दुआओं में, अपने अपने नवाफिल में खुसूसी तौर पर दुनिया के अमन के लिए दुआ करें कि किस तरह किसी तरह हमारे ख़ित्ते में भी अमन कायम हो, ये ईरान, इज़राइल और अमेरिका वाली जंग का ख़ात्मा हो, गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमाए अल्लाह ताला, उनकी मुश्किलात कुछ कम हो जाएं, क्योंकि लिटरली इस सारे में वहाँ जो इज़राइल कर रहा था ना, वो अभी तक कर रहा है, वो अभी तक जारी है, दैट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। और फिर लेट्स नॉट फॉरगेट, एक ऑपरेशन इधर हमारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का भी एक जो है वो भी चल रहा है। मतलब बड़ी अनसर्टेनिटी सी एक है, एक माहौल बड़ा अजीब सा हुआ है, स्पेशली फॉर पीपल वुड अदरवाइज बी ट्रैवलिंग। तो अब लगता है कि आप लिटरली कहीं नहीं ट्रैवल कर सकते, बिकॉज देयर इज़ अ बिग चंक ऑफ द वर्ल्ड जिनकी एयर स्पेसेस बंद हैं, वहाँ से आप उड़ नहीं सकते, वो एयरलाइंस नहीं जा रही। मतलब ईद होती है ना, ईद पे बड़े लोग इधर से उधर हो रहे होते हैं, पाकिस्तान आ रहे होते हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं, आपके बहन भाई रिश्तेदार, मतलब यही तो वो मौका होता है। बहुत से लोगों के वो सारे प्लान्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सो वैसे ही आखिरी अशरा आपको पता है ताक़रातों की अलग इबादत होती हैं, लोग इवन और अब तो तमाम ही रातों को खुसूसी तौर पर इबादत का अहतमाम करते हैं आखिरी अशरे में। एंड मुतकिफ़ीन के लिए हमने आपसे दरख्वास्त की है सबसे कि प्लीज़ खुसूसी तौर पर, और सभी करेंगे, सभी आपको पता है कि परेशान हैं, हालात मुल्क की स्टॉक मार्केट से लेकर मौशी हालात तक देख लें, हर शख्स परेशान है। भाई बड़े परेशानी तो है। पाकिस्तान के पड़ोस में आपको पता है कि जो जंग चल रही है उसके असरात अब मुल्क में भी आ रहे हैं, और पहला बड़ा झटका तो 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ने की सूरत में मिल चुका है। और हालात जल्द तब्दील ना हुए तो आने वाले दिन तवानाई के लिहाज से और भी मुश्किल होंगे। मतलब ये तो आप लोगों को समझ आई गई होगी। अच्छी बात ये हुई है कि हुकूमत ने मुल्क को जंग के असरात से बचाने की जंग शुरू कर दी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सबसे बड़ा जो हम कहेंगे और मौसर हथियार है किफ़ायत शारी, उसकी पॉलिसी, यानी सरकारी अखराजात जो हैं उनमें हत्तुल इम्कान कमी की जाए, जितना हो सके कमी की जाए, ख़ास तौर पर पेट्रोल की बचत से ही आपको पता है इतना फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोल की बचत ही जंग के असरात को कम कर सकती है। यही वजह है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अब दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम होगा, मगर बैंकिंग सेक्टर और ज़रूरी खिदमात जिस तरह हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उस पर इत्तलाक नहीं होगा। हम भी ज़रूरी खिदमात के ज़ुमरे में आते हैं। सरकारी और निजी इदारों का 50% अमला घर से काम करेगा। तमाम स्कूलों में 16 मार्च से 31 मार्च तक छुट्टियां होंगी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू की जा रही हैं, और ख़ित्ते में बढ़ती गैर यकीनी को सामने रखते हुए कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और बताया कि सरकारी सतह पर किफ़ायत शारी और तेल की बचत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। वफाकी और सूबाई वज़रा भी इस बचत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या चीज़ें थी, वैसे आप कल से सुन तो रहे होंगे, लेकिन एक दफ़ा आप वज़ीर आज़म को भी सुन लें। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महंगी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और
मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। वफाकी व सूबाई वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा यानी वर्क फ्रॉम होम। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी दी जा रही है। पंजाब में हुकूमती ऐलानात पर फौरी अमल शुरू किया जा चुका है। सूबाई वज़रा, आला सरकारी अफसरान के हमरा चलने वाली प्रोटोकॉल की गाड़ियों पर पाबंदी है। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम शुरू किया जा चुका है। सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफ्तर आएगा। स्कूल और तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर चुके हैं। बलोचिस्तान ने भी वफाकी हुकूमत के ऐलानात से इत्तफाक करते हुए अमल शुरू कर दिया है। सिंध ने आज मीटिंग की और अब से कुछ दिन पहले वज़ीर इत्तलात ऐलान कर रहे थे। सो उसकी भी एक लिस्ट है। ईंधन की बचत के लिए सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे हुआ कब से कब 16 से 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है और जो कि ऑब्वियसली पहले भी मतलब अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज आल्सो अंडरटेकिंग दीज मेजर्स। अच्छा चलें आए इस पे बात करते हैं ज़रा कि कितना फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से। ये ऑस्टेरिटी तो हम कह रहे हैं लेकिन हम तो वैसे इतनी गरीब कौम है, हमें तो रहना ही ऑस्टेरिटी के साथ चाहिए। मतलब ये तो हमारा नॉर्मल होना चाहिए। प्रोग्राम में जिंदा रह रहे हैं और अपना मुल्क चला रहे हैं। अच्छा खुर्रम साहब, खित्ते के बल्कि दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, सिर्फ हम अपनी खित्ते की क्या बात करें, असर तो हर जगह पड़ रहा है। तो इसमें सभी हुकूमतें अपने अपने तरीक़ों से मैनेज कर रही हैं। पाकिस्तान में ये क्यों ज़रूरी समझा गया कि इतने बड़े पैमाने पर किफ़ायतशारी के इक़दाम जो हैं वो लिए जाएं? और ये बहुत बड़ा सवाल, इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि कितना फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू नो कि ये कंट्रीब्यूशन विल इट मेक अ डिफरेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी हमेशा से रहा है, ख़ासकर हमारे जैसे ममालिक के लिए जहाँ पे जिनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है एनर्जी का कंजम्पशन का, तवानाई कंजम्पशन का, वो जो है बैरूनी फैक्टर्स पे जो है डिपेंडेंट होता है और इम्पोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ भी ये रहा है कि हमारा सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है एनर्जी कंजम्पशन का हमने इंपोर्ट किया है। जब भी आप इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल चीज़ है कि आप जो ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं और आपको फिर वही प्राइसिंग जो है इम्पैक्ट करती है और सप्लाईज भी इम्पैक्ट करती है। और आपने देखा है कि जंग की सिचुएशन हुई है तो ना सिर्फ हम पे, पूरे रीजन पे, अब तो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट जो उसके आना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से एनर्जी कंजर्वेशन एज अ वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए, खासकर उन कंट्रीज के लिए जो कि एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में और इसमें एक यूनिटी का भी एंगल है कि पब्लिक पे बर्डन अगर है तो गवर्नमेंट खुद भी अपने ऊपर जो है कदगन लगाए, अपने आप को जो है वो बेहतर करे। और ये ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना रोल प्ले कर रही हैं और ऑफ कोर्स एक यूनिटी होनी है, सबने मिल के इसको जो है इस चैलेंज को हैंडल करना है, एड्रेस करना है, मैनेज करना है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था और इसका जो है वो फिस्कल इम्पैक्ट जो है वो है इम्पैक्ट उसका पॉजिटिव। नेचुरली फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है तो इसका इम्पैक्ट जो एक्सटर्नल अकाउंट पे जो प्रेशर आएगा एक्स्ट्रा, जो कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से और सप्लाईज की लिमिटेशन की वजह से, उसे जो है हैंडल करने में, उसे मैनेज करने में आसानी होगी। अच्छा खुर्रम साहब, तेल की सप्लाई और कीमतों वाला मामला तो डिस्कस हो ही रहा है बड़े दिन से। गैस की किल्लत का इशू भी सर पर मंडला रहा है। ज़ाहिर है हम LNG के लिए कतर पे डिपेंडेंट हैं, वहाँ से तो सप्लाई उस तरह मिल नहीं रही हमें। सो इस सेक्टर में भी हम किस तरह प्रिपेयर्ड रहें? कितने मसाइल आ सकते हैं? कीमतें कितनी बढ़ने वाली हैं? क्योंकि ऑलरेडी बढ़ना शुरू तो हो गई हैं। गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं और नेचुरली, लेकिन उसका एक जो है वो स्केड्यूल है गैस की कीमतों का, वो भी आएगा। लेकिन देखिए, जहाँ तक शॉर्टेज की बात है, मेन जो इशू है वो अवेलेबिलिटी है। आज जो है कतर फोर्स मेजोर जो है वो डिक्लेयर कर चुका है, यानी कि उसने हाथ खड़े कर दिए कि वो नहीं दे सकता। इस तरह कोई कहता है कि जी अब मैं डीजल नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि वो तो जगह भी बांधे और वहाँ पे हमले भी हुए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। लेकिन देखिए, इसमें अच्छी बात क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये चीज़ हाईलाइट की थी कि ये जो गर्मियां है ना, ये जल्दी शुरू हुई है, जिसकी वजह से गैस की जो डिमांड है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। और गैस की डिमांड कम होते होते अगर 1000 है तो वो 600 के पास आ जाएगी। और आपकी जो लोकल कंपनियां हैं, ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोर करती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं, उन्होंने अपने जो गैस के ज़खायर हैं या गैस की जो ऑपरेशनलाइजेशन है अपने कुओं की, वो शुरू कर दिए, ऑन कर दिए। ये पहले नहीं हो रहा था क्योंकि LNG हम इंपोर्ट कर रहे थे,
तो वहां से हमें LNG लेके अपने जो सिस्टम में हम दे रहे थे। अब क्योंकि वो LNG नहीं है इंपोर्टेड, अब आपकी जो लोकल गैस है वो आना शुरू हो गई है। और ये अच्छी बात है कि एक अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी एक तरह से हो गया है कि आप इंपोर्टेड गैस से हो सकता है आपकी जान टोटली छूटे और आप अपनी गैस पर रिलाई करें, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी डिमांड ऐसे ऐसे बढ़ती है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, तो नेचुरली आपको जो है वो फिल इन करनी पड़ती है इंपोर्ट के साथ भी और लोकल गैस भी। पर अच्छी बात यह है कि लोकल गैस आना शुरू हो जाएगी और साथ साथ जो है डिमांड कम हो रही है, तो गैस की थोड़ी बहुत लोड शेडिंग के साथ मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है जितना डीजल और बातें हुई थी। अच्छा बताएं कि जहां हुकूमत अब खुद बता रही है कि आने वाले दिनों में तेल गैस की बचत करना लाजिम है, रेट भी बढ़ने ही हैं, दस्तयाबी जो है वो भी एक इशू है, मईशत पर बोझ भी पड़ेगा, मतलब ये सब कुछ होना है, इंटरेस्ट रेट में कोई तब्दीली नहीं, तो क्या स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत के अंदाज़ों से इत्तफाक नहीं करता या फिर क्या वजह क्या आपको लग रही है? देखिए ये तो स्टेट बैंक की कॉल है। स्टेट बैंक इसका अच्छे तरीके से जो है वो जवाब दे सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट एक जो है रेगुलेटर है और आई थिंक वो माइंडफुल हैं इस चीज़ के कि किस तरह से आगे जो है वो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, महंगाई की सतह कैसे रहेगी। हालांकि उन्होंने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें अगर आप देखें तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई उन्होंने फियर्स नहीं जो है वो बताए हैं। ये कहा है कि सिचुएशन मैनेजेबल अभी फिलहाल है और आगे जाते हुए इन्फ्लेशन की एडिशन भी बहुत बड़ी नहीं है और रिलेटिवली जो है वो चीज़ें जो है मैनेजेबल लगती हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड स्टेट बैंक जो है ऑफ कोर्स वो उनकी एक अपनी कमेटी है, वो अपना एक कॉल लेते हैं बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच उनकी होती है। तो आई थिंक वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इस तरह के डिसीजन लेंगे इन हालात में। खास तौर पे उन्होंने पहले भी आप देखें रेट कट अच्छा खासा हुआ है, 22% के रेट से नीचे हम 10.5% पे आ गए और इंडस्ट्रीज को जो है वो कम शरह सूद पे जो है वो कर्जे देना मिलना शुरू हुए हैं। आपकी जो LSM की ग्रोथ है वो बेहतर होना शुरू हुई है, स्टेबलाइजेशन बेहतर हुई है, आपके रिजर्व्स फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $16 बिलियन से क्रॉस कर गए। अगर आप टोटल देखें तो $21 बिलियन से क्रॉस किए, लेकिन स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो 16 बिलियन से ऊपर हैं आज भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर इन अ गुड शेप। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स जैसे सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज होती है और जैसे कल की खबरें हैं और आज की हैं, जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो बीच में आ रही है, तो आई थिंक ओवरऑल ऑयल प्राइसेस का नीचे आना एक अच्छा साइन है और ये नीचे आती गई तो और ज्यादा बेहतरी होगी। आपकी बातों से यही लग रहा है दैट वी आर इन एन ओके स्टेट, मतलब हम ठीक हैं, हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं और हम उसको मैनेज करना चाहते हैं। और ऑयल की प्राइसेस कुछ नीचे आई हैं, अल्लाह करे कि और नीचे आए। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। अब मुख्तलिफ सूबों में हमारे क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, किन किन चीज़ों पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। फिर तेल की ये प्राइसेस वगैरह मतलब इवेंचुअली अगर कम हो तो मतलब उसका फिर बेनिफिट जो है वो आवाम को भी मिलना चाहिए, बिकॉज आवाम अभी आपके साथ चल रहे हैं। क्योंकि जितनी फुर्ती दिखाई है हमने तेल की कीमतें बढ़ाने में, उससे ज़्यादा फुर्ती हमें फिर नीचे लाने में भी दिखानी चाहिए। और ताक में बैठना है हमें कि किस तरह हम नीचे कर सकते हैं किस तरीके से नॉर्मल और स्टार्ट गेटिंग नॉर्मल। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। उनसे जानते हैं कि पंजाब में जो ऐलानात किए गए हैं, जो फैसले हुए हैं, उनका क्या स्टेटस है। सो पंजाब आपको पता ही है, हम सबको पता है, अज़मा साहिबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतज़ामी सेटअप है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा बजट भी इसके पास है, सबसे ज़्यादा खर्चे भी हैं नेचुरली। सो क्या कुछ किया जा रहा है, अगर आप हम सब के लिए दोबारा एक मरतबा शेयर कर सकें। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हमेशा से शी इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो करते हुए उन्होंने जितना भी फ्यूल जो है जो कैबिनेट मेंबर्स को मिलता है वो भी उन्होंने जो है वो बंद कर दिया है। जो गाड़ियाँ सरकारी अफसरान के पास हैं, जो उनके पेट्रोल की जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं उसमें भी 50% की कमी की है। और जो गाड़ियाँ साथ चलती हैं सिक्योरिटी के हवाले से उनके अंदर भी जो है वो कमी का उन्होंने हुक्म दिया है। और अब सिर्फ एक ही गाड़ी जो है वो ज़्यादा सिक्योरिटी के जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ सिर्फ एक गाड़ी चलने की इजाज़त होगी। सरकारी दफातर जो है उसके अंदर वर्क फ्रॉम होम जो है उसका फ़ैसला हुआ है और ज़रूरी जो अमला है सिर्फ वो आया करेगा, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 31 मार्च तक जो है वो उनको बंद किया गया है। और लेकिन जो इम्तहानात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। और लेकिन ये है कि तालीमी इदारे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एक रूटीन मैटर है। सो हमारे लिए भी उसको एक रूटीन मैटर अब होना चाहिए। और जो सरकारी उमूर हैं उनके लिए भी जो ऑनलाइन इजलास हैं या टेली कॉन्फ्रेंसेस हैं उसको मुनक़्क़िद करने का जो है वो कहा गया है। तमाम सरकारी जो तकरीबात हैं उनको उन पर पाबंदी लगा दी गई है। हॉर्स एंड कैटल शो एक बहुत बड़ा शो हमारा हर साल होता है, उसको भी जो है वो मौखर कर दिया गया है।
अच्छा आज़मा साहिबा, ये बताएं कि सरकारी अखराजात कम करने वाले इकदाम तो देख लेंगे, लेकिन एक बार फिर हमने देखा है कि बाज़ारों, मार्केट्स, रेस्टोरेंट से भी पहले स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए जाते हैं। तो कोरोना, कोविड वगैरह, स्मॉग हो, यही होता है। आने वाली नस्लों की तालीम हमारी तरजीहात में क्यों नहीं है? मतलब वो क्यों पहली चीज़ हमें याद आती है कि आओ जल्दी से स्कूल बंद कर दें? नहीं, मैं समझती हूँ कि ये आपका कमेंट करना कि जी वो हमारी तरजीहात में नहीं है तालीम, तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है अगर मैं आपके से ये सुनूँ। तालीम पंजाब के अंदर ही तो तरजीहात में शामिल है। जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको मेयारी स्कूल बनाया गया है। इम्तहानात का बिल्कुल एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब ये जो हालात हैं जिसके अंदर हुकूमत से ज़्यादा जो हमारा सफ़ेद पोश तबका है, जिनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, जो ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वो उनको जो है वो इस पेट्रोल की इस तकलीफ़ से जो एक लामहला जो इजाफा करना पड़ा वफाकी हुकूमत को हालात की वजह से, उससे जो है वो महफूज रखने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। और ये कोई मतलब इसमें ये कहना कि तरजीहात में तालीम नहीं है या इसके ऊपर जो है वो सरकारी अखराजात जो हैं वो आप कह रही हैं कि कम करने को तो देख लेंगे, लेकिन ये सब कुछ आपने वो कर दिया है। हमने बाय द वे जो मार्केट्स और आपने बाज़ारों की बात की, उसके बारे में भी जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि कम से कम बिजली इस्तेमाल की जाए, दिन की रोशनी को इस्तेमाल किया जाए ताकि बिजली जो है उसकी कंजम्पशन भी कम हो। और ये तमाम लोगों को क्रॉस द बोर्ड करना है, तालीमी इदारों को भी करना है, मार्केट्स को भी करना है। अभी आपको पता है कि ये आखिरी अशरा जो है वो आने वाला है, रमज़ान मुबारक का, ईद की जो है वो एक मजहबी त्यौहार है, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी यौम अली चल रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ये फैसले किए गए हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है बहुत सारे इक़दाम आपने भी हमें गिनवा दिए, किफ़ायत शारी की बात हो रही है, वज़ीर आज़म खुद ऐलानात कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर फिर ये इत्तलात सामने आई हैं कि वज़ीर आला पंजाब एक बैरून मुल्क दौरे पर गई हैं। सो इसकी तफसील कुछ शेयर कर सकेंगी आप हमें? इसकी तस्दीक या तरदीद करना चाहेंगी? देखिए, मैं क्या गुजारिश करूँ, मैं आपसे कह रही थी कि सोशल मीडिया जो है ना वो जब आप एक बग़ैर तस्दीक के आप एक बेतुकी ख़बरें जब उड़ा देते हैं और उड़ाने के बाद वो सहाफ़ी हों या वो प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर्स हों, उनको कोई देखने पूछने वाला भी नहीं होगा, चूँकि अगर पूछा जाएगा तो वो इंसानी हकूक़ पे भी जो है वो पाबंदी हो जाएगी और वो सहाफ़त के ऊपर भी जो है वो बहुत सारी ज़द आ जाएगी। लेकिन ये कतई तौर पर गलत बात है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा लाहौर के अंदर मौजूद हैं, वो कहीं नहीं गई हैं, और यौम अली के हवाले से जो सिक्योरिटी की मीटिंग्स हैं वो भी वो ले रही हैं, और जो बाकी ये पेट्रोलियम के हवाले से चीज़ें हैं ये तमाम वो अपनी मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं। और ये बेपर की उड़ा दी, पुरानी तस्वीर लगा के, जो बाय द वे जो तस्वीर लगाएगी वो भी पुरानी उनके पिछले साल की जब वो जो है वो उम्रा पे तशरीफ़ लेके गई थी, और एक प्रोपेगेंडा जो है शुरू कर दिया गया। इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा जो है कुछ दिन पहले वो हुआ कि महीनों पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक शैटिका की पेन उनको हुई थी, जिस पर उन्होंने प्लास्टर जो है वो भी उनके बाजू पे भी हुआ था, गर्दन जो है वो भी उन्होंने सपोर्ट ली हुई थी। उसकी तस्वीर उड़ा के भी कहा कि वो बीमार हैं, उनको फ्रैक्चर हो गया, उनको फलाना हो गया। अब ये, और आप भी सोशल मीडिया की एक बग़ैर तस्दीक शुदा ख़बर के ऊपर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं जो है कतई तौर पर इसकी तरदीद कर रही हूँ। चीफ मिनिस्टर साहिबा कहीं नहीं गई हैं, वो यहीं पर जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं और अपनी जो दफ्तरी मामलात हैं, अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर रही हैं। ये सोशल मीडिया की हर बात पे यकीन ना किया करें, मेरा आप मशवरा। बिल्कुल, हम किसी बात पे यकीन नहीं करते और इसीलिए तो हम आपसे तस्दीक कराना चाह रहे थे, और आप ही की ज़ुबानी सबको पता भी लग गया कि ये बिल्कुल गलत खबर है, फेक न्यूज़ है और बेपर की उड़ाई गई है ऑन द डिजिटल मीडिया। बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा फॉर बीइंग विद अस टुडे। और अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। ऑलराइट, वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। और हमें वैसे वाकई ये लगा है पिछले कुछ दिनों में कि हम साथ ही हमारे रोज़े भी चल रहे हैं, इफ्तारियां भी साथ हो रही हैं, बिकॉज यू गाइज आर विद अस, और बीमारियां भी साथ साथ चल रही हैं, वायरल फैला हुआ है। और बहुत दिन हो गए वैसे अब्दुल्ला, 3 दिन हुए। और वो याद आया कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के बायस तेल और गैस की फिक्र तो सबको है, लेकिन दूसरी तरफ एक और बहरान हुमा सर पर मंडला रहा है, और ये बहरान है लाखों बीमार अफराद को नई मुश्किल में डाल सकता है। सर्टनली अद्वियात की दरामदात से वाबस्ता ज़राए का कहना है कि अगर ये तनाज़ा जल्द ना थमा तो मुल्क में जान बचाने वाली लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं इनके साथ फार्मूला दूध,
इंसुलिन समेत मुख्तलिफ वैक्सीन्स की शदीद किल्लत हो सकती है। और यही नहीं बल्कि इन अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा भी होगा। हालांकि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 2 माह पहले ही आपको याद होगा 20 से 30% तक इजाफा हो चुका है और जंग की वजह से बेशतर इंटरनेशनल परवाजें मुअत्तल हैं और खाम माल यानी रॉ मटीरियल की दरामदात जो हैं वो शदीद मुतासर हो रही हैं। ज़राए का दावा है कि इस वक्त मुल्क में अद्वियात की तैयारी के लिए 1 से 1.5 माह तक का रॉ मटीरियल मौजूद है। ताहम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क में किसी किस्म के अद्वियात की मुमकिन बहरान का इम्कान नहीं किया। अब हम भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन our responsibility is to give you the news। लिहाजा हम ये ज़रूर आपको बताना चाहते हैं। मालूम करते हैं कि एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटीज है क्या। द न्यूज़ के नुमाइंदे, बहुत शुक्रिया वकार। सबसे पहले तो हमें मुख्तसरन बताइएगा, ये जान बचाने वाली, ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात, इंसुलिन, इलाज का सामान, इस शुबे में हमारा इम्पोर्ट पर और पर्टिकुलरली इन रूट्स पर जो बंद हैं कितना इन्हिसार है। फिर हवाई जहाज़ के ज़रिए भी बहुत सी अद्वियात आती हैं और दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। जी देखिए, पाकिस्तान में जो अद्वियात हैं वो 90% पाकिस्तान में तैयार होती हैं। उसके अलावा जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उसमें कैंसर की अद्वियात हैं, इंसुलिन है और कुछ और स्पेशलाइज्ड मेडिसिन हैं जो 10% के करीब हैं, जो कि फिनिश गुड्स के तौर पे तैयार शुदा हालत में बाहर से आती हैं। लेकिन जो हमारा अद्वियात का रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा पाकिस्तान के बाहर से आता है और पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्हिसार जो है इस सिलसिले में चाइना और इंडिया पर है। इंडिया पर इन्हिसार जो है ऐसा कम हो रहा है लेकिन चाइना पर बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान की जो अद्वियात साजी है 90% मकामी तौर पर तैयार होती है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है और कुछ अद्वियात जो है 10% के करीब जो है वो तैयार हालत में गैर दीगर ममालिक से आती हैं, जिसमें यूरोप भी शामिल है, चाइना ज़्यादातर और इंडिया शामिल है। अच्छा वकार, ऑब्वियसली तेल गैस सप्लाई पर भी बात कर रहे हैं, अद्वियात वगैरह की सप्लाई भी तो ऑब्वियसली बंद हुई है, तो पाकिस्तानी मार्केट पर इसका असर आ चुका है या आने वाला है या फिर वी आर गुड, हमारे साथ नहीं होगा कुछ? देखिए, इस हवाले से स्पेकुलेशंस जारी हैं कि इस जंग के नतीजे में हो सकता है कि अद्वियात का बहरान पैदा हो। तो हमारी कल इस सिलसिले में पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और ड्रैप से बात हुई थी। अच्छा, ड्रैप ने कल एक एडवाइजरी भी जारी की है और उसमें उसने जो पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको कहा है कि वो जो अपना रॉ मटेरियल जो हासिल करते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, जिनमें मोस्टली चाइना और इंडिया है, तो उन्होंने कहा कि इसमें तनव्वुर पैदा करें, डाइवर्सिटी लाएं और एक सोर्स पर इन्हिसार ना करें। यानी कि अगर सिर्फ चाइना से ले रहे हैं तो सिर्फ चाइना से ना लें, उसमें इंडिया भी शामिल करें और यूरोपीय ममालिक भी शामिल करें। तो एक तो ड्रैप जो है इस हवाले से इसको मॉनिटर कर रहा है। दूसरी जानिब जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं कि उनके पास कम से कम 4 से 5 महीने का जो है एक तो स्टॉक मौजूद है, रॉ मटेरियल का स्टॉक मौजूद है और फिनिश गुड्स भी कम से कम वो 2 से 3 महीने की उनके पास इन्वेंट्री मौजूद होती है। तो जो मेरी मालूमात हैं और ड्रैप के जो काम है उनका कहना ये है कि आने वाले 3-4 महीनों में या 4 से 5 महीनों में पाकिस्तान में कोई सच अद्वियात का बहरान पैदा नहीं होने जा रहा। चलिए तो अच्छी खबर है, होना चाहिए। हाँ, कहाँ से ले रहे हैं, ज़रा तसल्ली हुई है आपसे बात करके और हालात कंट्रोल में रहें और ऐसा ही हो और दवाएं शॉर्ट ना हो और महंगी भी ना हो। तो हुकूमत क्या कुछ कर सकती है वकार इस सिलसिले में? जी देखिए, हुकूमत जो है वो ऑलरेडी उसने ड्रैप ने जो है इस सिलसिले में अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है और ड्रैप जो है वो पहले से, क्योंकि ये देखें ये जो मामला है ये पाकिस्तान में उस वक्त से शुरू हुआ जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई थी। उसके बाद से इंडिया के से आने वाला जो रॉ मटेरियल था उसमें कुछ डिसरप्शन आई थी, कुछ फिनिश गुड्स में प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये 2-3 साल से ये मामला पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो उस हवाले से अब जो है पाकिस्तानी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है और जो हमारी अद्विया साज कंपनियां हैं, एक तो उन्होंने अपना इन्हिसार इंडिया पे कम करके चाइना पे बढ़ाना शुरू किया है। दूसरी जानिब ये है कि ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान में जो है वो वैक्सीन प्रोडक्शन जो है वो शुरू की जाए। बहुत शुक्रिया वकार भट्टी, नुमाइंदा द न्यूज़ से हमें ज्वाइन कर रहे थे और तसल्ली हुई है वैसे इनसे बात करके भी। सो डोंट पैनिक, अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, सी यू इन अ मिनट। वेलकम बैक जी। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग 12वें रोज़ भी जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान पर शदीद बमबारी की गई है और करच में भी धमाके सुने गए हैं। उधर ईरान ने तल अवीव पर खैबर शिकन मिसाइल दागे हैं। खलीजी ममालिक में भी ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले बदस्तूर जारी हैं। मुतअद्दिद ड्रोन्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग जो है वो जल्द ख़त्म होने वाली है और ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं, ये उनका अंदाजा है। वो ये कहते हैं उनके जो
जंगों के चीफ हैं, वो कहते हैं जी नहीं ये तो नहीं होने वाली और ये तो शुरुआत है। ट्रंप ने खुद कहा था कि जंग जो है ना ये चलेगी, तो अभी आप कुछ हफ्ते एंड ऑल दैट, कल उन्होंने कहा हम तो जीत रहे हैं, ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो रही है। सो ही इज लाइक व्हाटएवर। अब इस सवाल पे कि क्या इस हफ्ते ईरान जंग खत्म हो जाएगी, ट्रंप ने कहा नहीं तो इस हफ्ते तो नहीं होने वाली। बोले अपनी इब्तदाई टाइमलाइन जो है उससे बहुत आगे चल रहे हैं हम, जो हमने पहले सोचा हुआ था, हम काफ़ी हमारी गेन्स हैं उसमें। डू यू वांट टू बिलीव हिम? खैर एनीवे, अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान जंग जल्द ख़त्म होने के ऐलान के तेल की आलमी मंडी पर मुस्बत असरात नजर आए हैं, शायद इसीलिए कहा था। और अब आप बताएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी, इंडेक्स में 6% का इजाफा हुआ है, मतलब थोड़ा रिकवरी अभी तो करना शुरू हुआ है। हाँ। जहां था वहां तक तो नहीं पहुंचा। मार्केट्स में ऑल्दो मुस्बत रुझान नजर आया। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। मंसूर जाफर साहब हैं, माहिर हैं मशरिक़ वस्ता के उमूर के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं, बात करते हैं, ज़रा तज्जिया लेते हैं। मंसूर साहब शुक्रिया। सर, ट्रंप के बयानात भी हमारे सामने हैं, ईरानी क़यादत ख़ास तौर पर जो पासदाराना इनकलाब के बयानात हैं, दोनों फ़रीक़ैन के एक्शंस भी हम सबके सामने हैं। क्या ईरान अमरीका इसराइल जंग जल्द ख़त्म होती हुई आपको नज़र आ रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो दोनों फरीकैन बल्कि तीनों फरीकैन जो फरीक हैं उनके बयानात अगर देखे जाएं मिलाकर, तो इसमें जंग के जो कर्रफर हैं उनकी एक अक्कासी दिखाई देती है। ख़ासतौर पे पासदारान इनकलाब उनकी तरफ से अभी इस मरहले पे कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये ऐलानात कर रहे हैं कि हमने उनकी नेवी, हमने उनकी फ़ज़ाइया, हमने उनके जो ज़मीनी मिसाइल सिस्टम है वो तमाम का तमाम तबाह कर दिया है, तो ऐसे में अगर पासदारान इनकलाब की तरफ से जंग को जारी रखने और उस हवाले से अमली इक़दाम की जब हमें बात दिखाई देती है, तो ये एक लिहाज से उस नाकामी पर मोहर तस्दीक सब करती है कि जो अमेरिका ने इस जंग के शुरू में अपने अहदाफ नाम नहाद मुकर्रर किए थे, ख़ासतौर पर उसमें रजीम चेंज का, अब नए जो रहबर आज़म हैं, जो रहबर आला हैं, उनके तकर्रुर के बाद इस वक्त फिर पासदारान इनकलाब जो है वो एक बार फिर अपने उसी सरबराह के गिर्द रैली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी तरफ से हमले इस वक्त भी जारी हैं और बिलखुसूस खित्ते के वो ममालिक, खलीजी ममालिक के जिनके ज़रिए ईरान ये समझता था कि एक इनडायरेक्ट दबाव बढ़ाया जा सकता है, वो कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से बयान देखने को मिला है, जो उन्होंने CBS को इंटरव्यू देते हुए कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जंग खात्मे के हमारी तवक्को से पहले ख़त्म होने के करीब है। फिर उसके बाद यही बात उन्होंने फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कही, जो इस बात का इशारा है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अपने जो तरकश है उसमें कोई ऐसा तीर बचा नहीं जिसे चलाकर वो अपने अवाम को या दुनिया को जो है वो मज़ीद धोखे में रख सकें। अब वो एक रिट्रीट चाहते हैं, वहाँ से वापसी चाहते हैं, लेकिन जैसे वो कहा जाता है कि ऑनरेबल एग्जिट या सेफ एग्जिट जो है वो उन्हें दरकार है। अच्छा, ये बताएं कि ईरान के मिसाइल हमलों का निशाना बनने वाले खलीजी ममालिक, बल्कि तुर्की को भी अगर हम बीच में डाल लें, तो वो अब तक ये सारा सिचुएशन जो है उसको टॉलरेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश है। लेकिन ऑब्वियसली ये सिलसिला भी चलता रहा तो हालात बदल सकते हैं, मगर साथ साथ वार्न भी कर रहे हैं वो ईरान हाँ, वो मतलब बातचीत तो नहीं, खैर वार्निंग वगैरह चल रही है, लेकिन कोई जवाबी फायर अभी तक सच कुछ भी नहीं हुआ। और ये बड़ा रिस्ट्रेंट है एक्चुअली उनकी साइड से भी। तो क्या ईरान को भी किसी हद तक मोहतात रहने की ज़रूरत है? वो भी समझें कि अगला भी समझ रहा है कि हमें आपस की ये लड़ाई हमारी नहीं है। ईरान ने बड़ा कैलकुलेटेड रद्द-ए-अमल कैलकुलेटेड किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो करके अपने इस नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि इस वक्त के लिए उठ रही है, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि इस वक्त सारी की सारी जो तबाही और बर्बादी है वो ईरान के हिस्से में आई है, और उनके पड़ोस में एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ ये रवैया यकीनन उनके लिए भी नाकाबिल कबूल है। अब लग ये रहा है कि ईरान की तरफ से एक बहुत ही मोहतात रद्द-ए-अमल जो है वो इन ममालिक के दिल में भी एक चेंज ऑफ हार्ट जो है वो लाएगा, और आने वाले दिनों में ये लोग दोबारा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे और ख़ास तौर पे अपनी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसका उन्हें इस वक्त तक अमेरिका को होस्ट करने की सूरत में कोई फायदा नहीं हुआ, मुमकिन है कि उस पॉलिसी में एक बड़ा ही शिफ्ट आपको देखने को मिले। मंसूर साहब, इस मामले में रूस और चीन और ताकतवर यूरोपीय ममालिक फिलहाल खुलकर कोई स्टांस नहीं। बहुत से रिपोर्ट्स हैं कि जी कुछ ममालिक की तरफ से मदद हो रही है बास पार्टियों को, लेकिन कोई खुलकर स्टांस नहीं लिया गया। कोशिश की जा रही है कि वो न्यूट्रल रहें। आलमी मईशत पर जिस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये स्टेटस बरकरार रखना मुमकिन भी नज़र आ रहा है? क्या रूस, चीन वगैरह को अब जंगबंदी की कोशिश
ज़रा और प्रोएक्टिवली नहीं करनी चाहिए? सॉलिडारिटी का इजहार करते रहे हैं ये ममालिक दोनों, चीन भी और रूस भी, बल्कि दोनों की तरफ से लॉजिस्टिक इमदाद भी, चीन की तरफ से तो बहुत सारा कोई असला गोला बारूद जो है वो भी जंग से पहले मुख्तलिफ ईरान के हवाई अड्डों पर उतरता हुआ देखा गया है, और इसी तरीके से रूस की तरफ से जो उनका S-300 मिसाइल सिस्टम, और अब जंग के दिनों में या उसके बाद भी शायद उनको S-400 सिस्टम की फराहमी की बात की जा रही है, तो ये सपोर्ट तो उनकी तरफ से मौजूद थी। अब इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि जो एक डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की रोशनी में एक रिट्रीट दिखाई दे रही है इस जंग की यानी रोकने के हवाले से, और आपने देखा कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इस वक्त खासतौर पे जो एशियाई स्टॉक मार्केटों में देखा जा रहा है, खासतौर पे जो सियोल में जो इस वक्त मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसमें 6% इजाफा हुआ है, टोक्यो में 3% दिखाई दे रहा है, हांगकांग, शंघाई, सिडनी, सिंगापुर, वेलिंगटन, ताइपे, मनीला और जकार्ता, इन तमाम मार्केट्स में बड़ी इस वक्त बढ़ोतरी देखने में आ रही है। ये मैं समझता हूँ एक ऐसी चीज है, एक ऐसा यानी आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि जिसके बाद इस वक्त यकीनन इस वक्त ये दोनों मुल्क, यानी इस वक्त रूस तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इस जंग का, इस हवाले से कि जिन मुल्कों को ईरान से तेल सप्लाई होती थी अब वो उन्हें तेल सप्लाई करने के पोजीशन में है, लेकिन उसके साथ साथ चीन जो है वो एक लूजर भी था, क्योंकि जो ईरान से जो तेल सप्लाई थी वो मुअत्तल हुई। जी मंसूर जाफर साहब, थैंक यू सो मच। ये दैट टाइम वी हैड, लेकिन रशिया की तरफ से तो आपको पता है कि स्टेटमेंट भी आई, बड़ा उन्होंने वेलकम किया न्यू जो सुप्रीम लीडर हैं, तो सपोर्ट वोकली वाली वो चल रही है, और बाकी इन्होंने मिसाइल सिस्टम्स की भी बात की, तो वो भी बिफोर द वॉर दे चुके थे। बहुत सी इसके अलावा भी सपोर्ट फराम करने की मुतज़ाद ऑल्दो नॉट कंफर्म्ड इत्तलात है। अच्छा, अच्छी खबरें भी फिर हम ढूंढ ही लाते हैं आपके लिए, एंड यू आर गोइंग टू लाइक दिस। और इस खबर का तो बहुत अरसे से इंतजार भी था। पाकिस्तान ने आज डिजिटल दौर का एक और संग मील अबूर कर लिया है, और बाकी दुनिया की तरह अब पाकिस्तानी भी 5G जैसी तेज रफ्तार इंटरनेट सर्विस जो है वो हासिल कर सकेंगे। और आप फिक्रमंद ना हो, अगर आपका फोन 5G सपोर्ट नहीं करता तो आप जो ऑलरेडी 4G इस्तेमाल कर रहे हैं हो गया, उसकी स्पीड में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी अब इस अपग्रेडेशन के बाद। हाँ, तो इवन इट इज बेनिफिशियल फॉर दैट एज वेल। अच्छा, इस्लामाबाद में जी आज आपको बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया है, और नीलामी में 600 मेगाहर्ट्ज जो है स्पेक्ट्रम और 6 नए बैंड्स भी मुतारिफ कराए गए हैं। और तकरीब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन PTA भी मौजूद थे। और सारिफीन इंटरनेट सर्विस के सुस्त रवि की अक्सर शिकायत करते थे, दैट इज़ गोइंग टू गो नाउ। आए इस पर बात करते हैं। वफाकी वज़ीर IT हैं शिज़ा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। शिज़ा साहिबा, बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले हम सब के लिए यही जानना चाहेंगे कि क्या बैंड्स ऑफर किए गए थे ऑक्शन में, पार्टिसिपेंट्स 3 कामयाब हुए हैं, कितना रेवेन्यू इससे हुकूमत को जनरेट होगा और इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगी हुमा और अब्दुल्ला आपके शो से कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक हिस्टोरिकल, मैं कहूँगी तारीख़ी दिन है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान जो है आज 5G के एरा में दाखिल होने जा रहा है। आज से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014 से 16 में हमने देखा कि हम 3G 4G में आए, और उसके हमने जो अच्छे असरात थे डिजिटल इकॉनमी के हवाले से, ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से बेहतर होते देखे। और आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में उनके डिजिटल नेशन विजन के तहत और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसमें शामिल थी, हमने ये ऑक्शन की है। टोटल हमारे पास 600 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है वो हमने अवेलेबल किया, और यहाँ मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगी, ये पहले कभी नहीं था। देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 1987 से लेके जब से ये पहले वो फ़ोन आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, इंटरनेट आया, हम आज तक 274 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम पे चल रहे हैं। मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि पिछले 3-4 सालों के अंदर जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने ये स्पेक्ट्रम अवेलेबल किया, विकेट किया नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, उसके बाद हमारे पास ये 600 मेगाहर्ट्ज़ का अवेलेबल हुआ स्पेक्ट्रम। और इसके साथ साथ ये जो 600 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है, इसमें एक बैंड है 700 मेगाहर्ट्ज़ का, जो रूरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियाज़ के लिए, और ये हाईवेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे क्रेडिट देना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फील्ड मार्शल का, जिन्होंने हमें बिल्कुल इसकी अवेलेबिलिटी की, विकेट किया। और आगे बढ़ते हुए, अब आपने पूछा कि ऑक्शन में क्या हुआ और हमारे रेवेन्यूज़ क्या, क्रिटिकल बात यह है कि आगे बढ़ते हुए ये जो ऑक्शन है ये पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी
और नेशनल सिक्योरिटी दोनों की बुनियादों को जो है वो मजबूत करेगा। आज हमारा 480 मेगाहर्ट्ज सक्सेसफुली ऑक्शन हुआ, विच इज़ 80% ऑफ द स्पेक्ट्रम। हमारी तवक्कुआत से ये ज़्यादा है और मुझे बहुत खुशी है कि एक सक्सेसफुल ऑक्शन था। इन 480 में जैज़ ने 190, यूफोन ने 180 और जोंग ने 110 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है वो जीता है। यही 3 प्लेयर्स हैं, इन्हीं तीनों ने बिड किया। एक इंटरनेशनल हमारे पास कंसल्टेंट थे जिनकी ज़ेर निगरानी ये तमाम चीज़ें हुई। पहले स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी को वज़ीर ख़जाना चेयर कर रहे थे, DPM ने अपना बड़ा किरदार अदा किया। और इसके अंदर उसके बाद जो हमने फाइनलाइज की ऑब्लिगेशन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी किया गया, बेस प्राइसिंग फाइनल की गई, उसके बाद ये ऑक्शन जो है ये डिजिटल अंदाज में। अच्छा शिजा साहिबा, अब फॉर द पीपल हु आर वाचिंग अस, जो हमें देख रहे हैं, अब करना क्या होगा? क्या ऑटोमेटिकली हमारे फोन्स में वो 5G हमारा पैकेज कन्वर्ट हो जाएगा या वी हैव टू बाय दैट? और फिर आपने कहा था, अब हम ब्रेक में बात हो रही थी, तो आप कह रही थी कि 4G भी बहुत बेहतर अब परफॉर्म करेगा, उसके हवाले से भी बता दें। जहां 4G नहीं आता 3G पे कन्वर्ट हो जाता है नेटवर्क, क्या 3G अब 4G पे 3G ऑटोमेटिकली 4G पे होगा, मौजूद होगा? अच्छा, सो मैं वही आने लगी थी। तो आखिरी बस मैं ये बात आपको बताना चाह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी और उनकी सख्त कड़ी हिदायत की वजह से हमने इसको थ्रू आउट लाइव रखा। आपके चैनल ने बड़ी मेहरबानी की, इसको दिखाया। $507 मिलियन, 140 अरब से ज़ायद रुपए जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को इस ऑक्शन से मिलेंगे इंशाल्लाह। अब आज जी मेरे ख्याल से पूरे मुल्क के लिए बहुत, और आजकल जब आप जानते हैं कि किस कदर शिद्दत से शॉर्टेज भी है और चैलेंजेस भी हैं, तो मेरे ख्याल से कि बड़ा किरदार अदा करेगा। जहाँ तक सिटीज़न एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, देखिए हमारी अवलीन तरजीहात में है कि हम 4G को बेहतर करें। 98% हमारी पॉपुलेशन इस वक्त 4G यूज़ करती है, 3G यूज़ करती है इंटरनेट, और यूज़ केसेस भी 3G 4G के पब्लिक के लिए ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह 3 से 4 माह में आपके जो सर्विसेज हैं उनको आप खुद महसूस करेंगे, सिटीज़न एक्सपीरियंस आप एज ए सिटीज़न महसूस करेंगे कि आपका इंटरनेट बहुत बेहतर हो जाएगा। और इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने से सिर्फ आपकी एवरीडे जो आप पर्सनल यूज़ करते हैं ये उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारे फ्रीलांसर्स, हमारी डिजिटल इकॉनमी, हम आज कैशलेस पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, डिजिटल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों की बुनियाद है कि हमारा 4G जो है वो हाई स्पीड हो, रिजिलियंट हो, स्टेबल हो और हर किसी को उसकी एक्सेस हो। जहाँ तक 5G का ताल्लुक है, 5G मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा इसमें किरदार अदा किया है और उन्होंने अपनी कुछ साइट्स 5G रेडी ऑलरेडी कर ली। हालांकि उनकी हमने 1 साल में का उनको जो है वो रोल आउट की ऑब्लिगेशन है कि 1 साल में उन्होंने 5 शहरों को, जो कि 4 कैपिटल्स और फेडरल कैपिटल है, उसको फुली 5G इनेबल करना है। बट पायलट जो है वो इंशाल्लाह इसी महीने के आखिर से हम बिल्कुल महदूद इलाकों में, इस्लामाबाद में या कहीं पे अभी वो फैसला कर लेंगे, वहाँ पे शुरू करेंगे। और उसके बाद जो है ये इन 5 शहरों में, और फिर उसके अगले साल जो है इंशाल्लाह 5 शहरों में क्या क्या है? हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सो ऑल 4 कैपिटल्स एंड फेडरल कैपिटल। तो इन 5 शहरों में अगले 6 महीने में इंशाल्लाह 5G बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा पब्लिक को। और जो 5G, जहाँ तक आपने बात की, उसमें 5G इनेबल्ड फ़ोन्स की बात ज़रूर आती है कि आपका फ़ोन जो है वो 5G इनेबल्ड होना चाहिए। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 95% इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन्स की यूजेज है वो लोकल प्रोडक्शन से केटर हो रही है। और उनसे हम जो लोकल हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, असेंबली वाले हैं, हम भी PTA भी उनसे बात कर रहे हैं कि अब वो 5G इनेबल्ड फ़ोन्स मार्केट में जल्द से जल्द लेके, और ज़ाहिर है जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी और लोगों की डिमांड होगी तो सप्लाई भी वैसे आना शुरू हो जाएगी। ये बताइएगा, अब हम कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, एज एन कम्युनिकेशन, ज़ाहिर है ये भी एक कम्युनिकेशन है, फिर रोड नेटवर्क से कम्युनिकेशन है। अब हाईवेज पे, मोटरवेज पे, पहाड़ों पर, दूर दराज इलाकों में बहुत प्रॉब्लम होती है कनेक्टिविटी की। ताहाल पीपल आर ट्रैवलिंग, फिर हम टूरिज्म को अपने प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन टूरिज्म मतलब कालाम जैसे शहर में चले जाएं आप, शहर है लेकिन आपका राब्ता कट जाता है, आप इंटरनेट नहीं, आप इंस्टा स्टोरी नहीं अपलोड कर पाते, सो अनलेस आपकी किसी मेन एक्सेस पॉइंट पे आए। सो क्या ये चीज़ें बेहतर होंगी आफ्टर दिस? जी देखिए, मल्टीफोल्ड चैलेंजेस थे। एक चैलेंज हमने इससे सॉल्व किया है कि जो स्पेक्ट्रम चोक हुआ था पाकिस्तान के अंदर, हम स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड मुल्क हैं, हमारा रीजन में सबसे कम स्पेक्ट्रम था, और अब हम जो हैं वो एवरेज से अबव एवरेज हो गए हैं, बड़ी हाई एंड उसके अंदर चले गए हैं। वी हैव नाउ 750 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ स्पेक्ट्रम जिसके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे।
उससे हमारा एक मसला तो हल हुआ कि जहाँ पे इंटरनेट कम से कम अवेलेबल है वो अच्छे तरीके से चलेगा। सो दैट्स वन प्रॉब्लम सॉल्व। जो दूसरा मसला है, जिन जगहों पे ज़रा दूर दराज हैं या क्रिटिकल एरियाज़ हैं, उनमें 2-3 तरह के मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि बिजली का इशू आता है। जहाँ पे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है वहाँ पे टावर्स जिनको ऑब्लिगेशन 8 घंटे की है, वो भी डीजल, आपको पता है ख़र्चा ज़्यादा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ये ऑपरेशन, तो वहाँ पे हमें चैलेंज आता है। और हमारी इस हवाले से ये पावर रिलेटेड इशू है जिससे पावर मिनिस्टर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उनके साथ भी हम बातचीत करते रहते हैं। एक और जो बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेवोल्यूशनरी कदम उठाया है वो ये है कि राइट ऑफ वे चार्जेस पाकिस्तान में ख़त्म कर दी। उससे ये होगा कि जो तार ऑप्टिक फाइबर केबल है उसको बिछाने का जो किराया था, जो अगर रेलवे के साथ बिछता है तो रेलवे लेता है, सड़क के साथ बिछता है तो मोटरवे हाईवेज़ लेती हैं, वो सारा किराया ज़ीरो कर दिया। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगी तमाम सूबों ने भी ये नोटिफिकेशन कर दिया। इससे फाइबराइजेशन बेहतर होगी कि इस वक्त हमारा 98% मुल्क जो है वो मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड के ऊपर चल रहा है। वो किसी भी मुल्क में वो एक क्वालिटी ऑफ इंटरनेट जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू DSL या जो आपका ऑप्टिक फाइबर से आपका इंटरनेट आता है। तो इस फाइबर के जाल से के बिछने से ये जिन इलाकों की भी आप बात कर रहे हैं जब वहाँ पे फाइबर इंटरनेट पहुँचेगा तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो इस वक्त आपकी डेफिनेटली 100% आपको अगले 3 से 4 माह में इंटरनेट की यूजेज में ऑन एवरेज बहुत खातिर खा बेहतरी नज़र आएगी। और उन इलाकों में जहाँ पे पावर के चैलेंजेस हैं या फाइबर के चैलेंजेस हैं उनके लिए हम साइमल्टेनियसली इकदाम उठा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम तकरीबन 60% टावर्स को, सबसे पहले अभी हम 16% पे हैं, 60% टावर्स को हमारा हदफ है कि हमने फाइबराइज करना है। और इसी तरह तकरीबन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को हमने ये ऑप्टिक फाइबर पहुँचानी है। इस वक्त हम अराउंड। अच्छा शिजा साहिबा, अब आपसे ऑब्वियसली हम आपसे वही सवाल पूछने लगे हैं जो हमें सवाल आ भी रहे हैं। एज मच एज लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, दे वांट टू नो इज इट गोइंग टू बी अफोर्डेबल, मतलब आम सारिफ के लिए 5G करना और अपना फोन उस तरह यूटिलाइज करना। अगर 4G एक्सपीरियंस भी बेहतर हो रहा है तो महंगा तो नहीं हो जाएगा? हाँ, ये महंगाई के हवाले से बताएं, इज इट गोइंग टू बी एक्सपेंसिव? हम पिछले बहुत सारे सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारा इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। उसकी में वजूहात में जाना पड़ेगा। देखिए, एक वजह उसकी ये है कि बिजली 3 गुना महंगी हुई जब से 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी, और डॉलर 3 गुना महंगा हो गया। अब ये 2 मेजर कॉस्ट्स हैं जो टेलीकॉम सेक्टर की कॉस्ट्स होती हैं। एज अपोज टू दैट वी हैव हमारा सबसे सस्ता इंटरनेट है पूरे मतलब रीजन के अंदर। $1 एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि एवरेज एक सिटीज़न जो इंटरनेट के ऊपर एक महीने में पैसे खर्च करता है वो $1 से कम है। तकरीबन 250 से 280 रुपए के दरमियान हम पूरे महीने का इंटरनेट एज अ कंट्री एवरेज सिटीज़न पे करते हैं। ये तकरीबन 5 कप प्याली जो हम पीते हैं उससे भी सस्ता है। अब देखिए, इस इतना चीप इंटरनेट जब आपको मिला उससे क्या हुआ कि सेक्टर की हेल्थ, यहाँ से रेवेन्यू कम हो गया, वहाँ से कॉस्ट उनकी बहुत बढ़ गई। फिर 2022 में अनफॉर्चुनेटली हम डिफ़ॉल्ट के दिहाने में चले गए, जो इकॉनमी की हालात किए गए, और उसकी वजह से हमने LC'याँ बंद कर दी, टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, प्रॉफिट्स हमने रिपेट्रिएट नहीं किए। तो सेक्टर की हेल्थ को देखें, हमें बेहतर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ओपन मार्केट है, डीरेगुलेटेड सेक्टर है, प्राइसिंग मार्केट जो है वो डिटर्मिन करती है, ना हम उसमें कमी की हिदायत करते हैं ना हम ज़्यादती की हिदायत करते हैं। ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ सर्विस और कंपटीशन इतना है कि रेट्स फिर खुद ही डिटरमिन हो जाते हैं, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर लेती हैं। सो मार्केट, और मैं आपको एक और बात बड़े मजे की बताती हूँ, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि प्राइसिंग इतनी कम आ गई कि किसी के लिए सस्टेनेबल ही नहीं रहा। तो उसकी वजह से अब आप देखिए मार्केट कंसोलिडेशन भी हुई है, अब 3 प्लेयर्स आ गए हैं। देयर इज नाउ डॉलर की स्टेबिलिटी से मार्केट की हेल्थ बहुत बेहतर हुई है। सो ओपन मार्केट में जो जितनी अच्छी सर्विस लेना चाहता है, जो जितनी अच्छी सर्विस देना चाहता है, ये डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट प्राइसिंग क्या आएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। That's one good news जो हम ढूंढ रहे होते हैं, सो हमें फाइनली मिली है। बाकी तो इधर से कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है, इससे हर किसी का फायदा होगा। और ये भी फिलहाल अगली जो खबर है वो भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को ईंधन खरीदारी में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। PSO पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल खरीदने में नाकाम रहा है। आलमी टेंडर्स ही बोली से गायब हो गए हैं, और जहाज़ों की सप्लाई के लिए किसी आलमी कंपनी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की है। इंडस्ट्री ज़राए बता रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल कंपनी ने पेट्रोल ख़रीदारी के लिए एक और
हंगामी आलमी टेंडर जारी कर दिया है। अली इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तो बहुत से लोग PIA पे इन्हिसार कर रहे हैं, आपको पता है वो तो चल ही रहे हैं जहाज़, और बाकी जो दीगर एयरलाइंस हैं, प्राइवेट एयरलाइंस जो लोग इस्तेमाल करते थे दीगर मुल्कों की, वो तो बंद है। सो कहीं फ़्लाइट्स हमारी अपनी अली इमरान हमारे साथ हैं। अली इमरान ज़रा डिटेल दीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि पर्शियन गल्फ की सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, बहरीन की रिफाइनरी पे अटैक हो रहा है। इस सिनेरियो में पाकिस्तान जब टेंडर करता है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जब खरीदारी के लिए दिलचस्पी का इजहार दिलचस्पी मांगती है, तो उसमें कोई जो सेलर है वो नहीं आए, तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल हो जाती है एक 25 करोड़ आवाम के मुल्क के लिए कि वो पेट्रोल और डीजल मांग रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, लेकिन उसे मिल नहीं रहा। तो इस वक्त प्रीमियम जो पेट्रोल पर है वो $25 है, यानी प्राइस के ऊपर प्रीमियम। जिन्होंने भी अपने स्टोरेजेस में इंटरनेशनल मार्केट में रखे हुए हैं, जिन कंपनीज ने, ट्रेडिंग कंपनीज, वो $25 पर बैरल का जो है वो प्रीमियम तलब कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में जबकि जो जहाज हैं, तेल लाने वाले जहाज हैं, उनके किराए 4 गुना बढ़ गए। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को तेल खरीदारी में मुश्किल है। तो PSO का ये टेंडर नाकाम हुआ। आज उन्होंने हंगामी टेंडर एक और दिया है 15 करोड़ लीटर पेट्रोल का, कि उसे किसी तरह से मिल जाए, और उसकी भी तारीख उन्होंने बहुत दूर नहीं रखी। 13 तारीख इसी महीने की 13 मार्च को उन्होंने ये कहा है कि ये हम टेंडर ओपन करेंगे। यानी ये कि जल्द से जल्द वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से टेंडर ओपन हो और खरीदारी पाकिस्तान के लिए ईंधन की फराहमी जो है वो उसको कोई इंश्योर किया ना आए अभी फिलहाल। लेकिन एट द सेम टाइम अभी कोई सर पे हमारी कोई इमरजेंसी नहीं है। वी हैव एम्पल स्पेस। हाँ, ये बार-बार हम आपको बताते हैं, मतलब ये हम obviously it's good to be prepared for what's going to happen and that's next, what we are doing. but at the moment everything is अच्छा, okay. US Secretary of War Pete Hegseth आजकल बड़े चर्चे में, खबरों में है, बात कर रहे हैं इस वक्त दीगर अपने हुकाम के हमरा। Pursue nuclear weapons and come out and state as such. As far as his status, that's not something I can comment on right now. Yeah, right here. Great. Mr. Secretary, Eric Schmidt with the New York Times. A question for you first. Last week you talked about this being the beginnings of an air campaign that could last 3 to 8 weeks. Can you give us your assessment on where we are now? And Mr. Chairman, in any conflict, the enemy or the adversary adapts to the tactics it faces. Can you talk about the most US सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ इस मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, और बड़ा अहम उनसे सवाल किया गया था कि पिछले हफ्ते आपने कहा था कि ये जंग 6 से 8 हफ्ते मजीद चलेगी, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? और इनका यही मौक़िफ़ था, जबकि कल सदर ट्रंप ने कहा कि जंग तो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, जिस पे उनसे सवाल किया गया कि क्या इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, इस हफ्ते तो ख़त्म नहीं होगी। सो अब लेट्स सी ये क्या जवाब देंगे। अच्छा, उसमें बहुत से ऑब्वियसली तज्ज़ियाकार एनालिस्ट वगैरह ये भी कह रहे हैं कि देयर इज़ अ बिट ऑफ ए प्रेशर एज वेल। मतलब आप इकोनॉमी की हालात देखें, हम सिर्फ अपनी बात तो खैर बिल्कुल नहीं कर रहे, हम तो शायद उस खाते में भी नहीं आते होंगे, लेकिन यूरोपियन नेशंस जो हैं उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है। उनके यहाँ गैस जो है वो 50 to 60% जो है वो ऊपर प्राइसेस चली गई हैं। तो इकोनॉमी हर जगह सफ़र कर रही है, और ये भी एक प्रूडेंस ही है, इसको कॉमन सेंस कहें कि जो आपने अहदाफ हासिल करने थे अब आप कर लें। मतलब कि दीज आर नॉट द टाइम्स जहाँ जंगें जो हैं वो महीनों और सालों चले, नॉट दिस वन एटलीस्ट। ये वही अहदाफ थे जो अफगानिस्तान में हासिल किए थे, जिसमें तालिबान को हटा के तालिबान को ही रिप्लेस किया गया। इराक वाले भी याद है ना आपको, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मतलब पता नहीं कौन से अहदाफ होते हैं, खैर जो भी था ख़त्म करें अब इस चीज़ को। अच्छा जी, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। अच्छा जी, क्रिकेट के हवाले से आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक रोज़ा सीरीज़ का आगाज़ कल होगा। स्टार्ट फ्रॉम टुमारो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा टाइम हो गया। हाँ। और कप्तान शाहीन आफरीदी ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं, और यही बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। और उनका कहना था कि हम वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को तैयार करना चाहते हैं। चलिए जी, गुड लक। और हम जब आप इस तरह की बात करते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हम भरपूर आपको सपोर्ट करें। शाहीन आफरीदी ने बताया कि पहले मैच में 3 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। मां सदाकत ओपन करेंगे, शामिल हुसैन 1 डाउन आएंगे, और साहबजादा फरहान भी पहला एक रोजा मैच खेलेंगे। सो ही इज गोइंग टू बी देयर एज वेल। सो टुमारो इज अ मैच टू वॉच विद सम न्यू प्लेयर्स, न्यू टैलेंट एज वेल। भी हुई है। ट्रॉफी दिखाएं जी हमें, जल्दी से ट्रॉफी दिखाएं। सादा मगर पुरवकार।
अब्दुल्ला ठीक है। क्लियरली डिड नॉट लाइक इट। नहीं ठीक है, इट्स ओके। आपको पता है ना, हम जरा इन्वेस्टेड होते हैं, वी लाइक टू सी व्हाट द ट्रॉफी लुक्स लाइक। पीएसएल की ट्रॉफी की रूनुमाई भी होने वाली है, पीएसएल सीजन 11 की, सो उस पे हम भी जाएंगे उस पे, वो तो हम जाके हमारी देखेंगे कोशिश ना। होगी कि वो ट्रॉफी यहीं आ जाए। आ जाएगी, डोंट वरी, वी डू दैट। है हमारे कुछ सोर्सेस। अच्छा जी, और रमज़ान आपको पता है, हम आपको एवेन्यूज़ बताते हैं, आपको पता ही होते हैं, रिमाइंडर देते हैं आपको कि ये एवेन्यूज़ हैं, क्योंकि जो हस्पताल नज़र आ रहे होते हैं, जो बाज़ इदारे हमें नज़र आ रहे होते हैं, जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, उनको तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं उनके लिए चैरिटी, लेकिन ऐसा ही एक इदारा है जिसके बारे में लेकिन बाज़ इदारे उस तरह से हमारा ध्यान नहीं जाता, और डेफ रीच एक ऐसा इदारा है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और नहीं जाता। लेकिन अभी जैसे ही हमने कहा है तो आपका ध्यान चला गया होगा, बिकॉज ओवर द इयर्स बहुत बार हमारी इनसे बातचीत भी हुई है, एंड वी नो कि ये क्या ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये वो काम कर रहे हैं जो बहुत से लोग नहीं कर रहे होते। सो डेफिनेटली आपकी ज़कात जो है वो इधर जानी चाहिए। तो डेफरीज के हवाले से आपको बता दें कि डेफरीज जो है वो कुव्वत समात से महरूम बच्चों के लिए ना सिर्फ कराची में एक बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही है, बल्कि दीगर स्कूलों में भी ट्रेनिंग जो है मुहैया करा रहे हैं। इनफैक्ट हमें अभी पता चला है कि इनके ऑलमोस्ट 50 सैटेलाइट स्कूल्स भी हैं ऑल ओवर द कंट्री। लेट्स टॉक अबाउट इट। सिर्फ कराची में नहीं, बड़ा हब जो है इसके अलावा लाहौर में है, जहलम में है। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर मार्केटिंग कम्युनिकेशन फैसल मुस्तफ़ा सुमरो साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। हम आपसे सर्टनली ये जानना चाहते हैं कि पिछले एक साल से अब तक आपने 40 सैटेलाइट स्कूलों का इजाफा किया है जी। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत महसूस हुई, और ये मॉडल सैटेलाइट स्कूल का हाउ इज़ इट वर्किंग आउट सो फार? सो बिफोर वी स्टार्ट, पाकिस्तान में तकरीबन 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और उनमें से 10 लाख बच्चे डेफ हैं। हम अक्सर सुनते रहते हैं 26 मिलियन टोटल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, लेकिन डेफ बच्चे दे द हाईली नेग्लेक्टेड किड्स इन पाकिस्तान, जिनके लिए ना हम उनके ऑन अ सेंट्रल लेवल उनके लिए कोई करिकुलम पे काम कर रहे हैं, ना उनके मौके पे उतना काम हो रहा है जितना होना चाहिए। मतलब उन 26 लाख में से भी ये तो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड हो। बिल्कुल, अगर इसको हम ऐसे कहें तो गलत नहीं होगा। सो उन 10 लाख में से सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस है। सो एवरी किड हैज़ अ राइट टू एजुकेशन, बट वो राइट मुकम्मल तब होता है जब उनको वो एक्सेस मिल सके स्कूल का। सो पिछले 35 साल से डेफरीज का एक ही मकसद है कि इन 10 लाख बच्चों के लिए तालीम को एक्सेसिबल बनाया जाए। पाकिस्तान में कोई ऐसा बच्चा डेफ बच्चा ना रह जाए जिसको तालीम का मौका ना मिले। अच्छा, आपका जो कराची में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है उसके बारे में भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बट वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द सैटेलाइट स्कूल्स, क्योंकि कुछ तो आपने पिछले साल में ही बनाए हैं। बिल्कुल। सो ये एक नया कॉन्सेप्ट है डेफरीच ने, क्योंकि तमाम करिकुलम को डिजिटल कर दिया था। सो वो करिकुलम को रेप्लिकेट करना इन द रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज इज ईजियर नाउ। सो हम क्या करते हैं, हम सर्वेस करते हैं। वी हैव फील्ड टीम्स जो कि मुख्तलिफ इलाकों के सर्वेस करती हैं, और जहाँ पे भी हमें इनफ पॉपुलेशन मिलता है, लेट्स से 15 से 30 बच्चे किसी इलाके में हमें मिल जाते हैं, सो वहाँ पे हम एक छोटा सा घर 4 से 5 कमरों का रेंट करते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं, उसमें एक नया फर्नीचर डालते हैं, और प्लस हमारा जो डिजिटली रेडी करिकुलम है, एंड देन उसी इलाके से हमारी कोशिश होती है कि हम टीचर्स को हायर करें, हम उनको ट्रेन करते हैं, एंड देन द स्कूल इज़ रेडी। बिकॉज डेफ बच्चे हर जगह इतनी क्वांटिटी में नहीं होते। अच्छा, ये जो टीचर्स हैं, ज़ाहिर है इतने टीचर्स भी नहीं होते, सो हाउ आर यू डीलिंग विद दैट? क्या वो लोग जो डेफ नहीं हैं वो भी विलिंग हैं डेफ बच्चों को टीच करने में या सिखाने में, कि नॉर्मल टीचर्स हों जो किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हों, दे आर विलिंग टू टेक अ ट्रेनिंग एंड दे आर विलिंग टू टीच दिस चिल्ड्रन? सो बोथ ऑप्शंस आर ओपन। हम क्या करते हैं, सिंस वी आर वर्किंग फॉर लास्ट 30 इयर्स, तो हमारा एक अपने भी ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, जो कि फिर अगेन एम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर प्रॉब्लम फॉर द डेफ पीपल इन पाकिस्तान। सो यही सिलसिला उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके फराहम कर रहा है जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, तो हम उन्हीं को हायर करते हैं। प्लस अगर कोई ग्रेजुएट उस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल नहीं है, सो वी कैन ऑल्सो हायर कोई भी मेन स्ट्रीम स्कूल का टीचर, बट लेकिन हमें उनको कम से कम 2 से 3 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मतलब आपके सैटेलाइट स्कूल्स में जैसे कहीं खोला हो जिसमें तादाद 5 की हो, मतलब इज दैट वर्थ फॉर यू टू इवन रन दैट? हमारी कोशिश होती है कि कम से कम 15 से 20 बच्चे होने चाहिए,
because वो एक there is an expense involved. Yes, of course, it makes business sense. Of course. So कोशिश यही होती है, लेकिन हमारे पास अक्सर जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स अभी तक हमारे चल रहे हैं उसमें 20 से लेके 40-50 बच्चे भी हैं। चलिए ज़बरदस्त जी, keep doing what you are doing। और डेफ रीच के तमाम हैंडल्स और अकाउंट डिटेल्स आपको वेबसाइट पे बिल्कुल defreach.com Definitely one of the places which is very deserving। हमने खुद इनका काम देखा अच्छा, हुआ है। अभी हम Thank you दोबारा आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ बात कर रहे हैं। The same room. Senior generals, mid-level officers, enlisted ranks, they can't talk or communicate, let alone mount a coordinated and sustained offensive. That's not great for morale. The Iranian Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy, not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, the leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump got the last laugh. Now, this is not a mission accomplished situation. This is simply a reality check. The combination of U.S. and Israeli intelligence and combat power will control Iran, and will control it soon. Sure, Iran will still be able to shoot some missiles, and still be able to launch one-way attack drones at civilian targets, and their proxies will attempt to attack our embassies, bases, and soft targets. They are terrorists, after all, and they need to target civilians because they can't fight toe-to-toe. But we will find them, and we will kill them. This is what the fake news misses. We've taken control of Iran's airspace and waterways without boots जब on हम the इनकी ground. प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह देखते हैं और आप लोग भी देख रहे होंगे तो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं और अपने आप को बिल्कुल वहाँ पहुँचा देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो असूली एक जंग है और बिल्कुल हम सही कर रहे हैं और अगला बंदा जो है वो टेररिस्ट है, तो आप फिर ज़रा सवाल करना स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज आई फील पर्सनली कि ये अपने आप को एक्सपोज करते हैं इस किस्म के स्टांस लेके। कल अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते, मतलब एक ज़र्फ होता है, अगर एक एग्रेसर भी अगर हो, कोई जंग आपने ही मुसल्लत की हो, फिर भी एक तौर तरीका होता है उसके हवाले से बात करने का। और फिर ब्लेटेंटली ऑन द फेस ऑफ एवरीबडी ये कहना कि ईरान सिविलियन टारगेट्स को कोशिश कर रहा है ख़त्म करने की, और पहले ही दिन इस जंग के किस तरह 180 9 से 12 साल की बच्चियों को स्कूल में शहीद किया गया मिसाइल फेंक कर, जो अब तहकीक भी हो गई है, जो डिनाई भी नहीं किया जा रहा, जिसका डिनाई किया भी गया मुंह पे, लेकिन अब तो अमरीकी सहाफती इदारे भी जो है उसकी तहकीक करके ब्लेम यूएस को ही दे रहे हैं। मतलब उसके बाद फिर चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसे यूज करना कि जिसमें आप एक मजाक भी उड़ा, उस मिजरी की जहां लोग मर रहे हैं आप एक मजाक भी उड़ा रहे हैं। मतलब इसका भी अभी ये कहना सेक्रेटरी ऑफ वॉर का कि प्रेसिडेंट इज हैविंग द लास्ट लाफ, अभी एक ब्रेक पता है कि ये मुहावरा है, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और भी यूज कर सकते हैं। कराची जाएंगे और वलीद हमारा इंतजार कर रहे हैं, बता रहे हैं एहतिकाफ के सिलसिले में क्या तैयारियां हैं। Let's watch. जी वलीद। रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए एहतिकाफ में बैठ गए हैं। कराची में भी शहर एहतिकाफ सजाया गया है। हम इस वक्त मेमन मस्जिद में मौजूद हैं जहां पर 200 से ज़ायद अफराद एहतिकाफ में बैठे हैं। इस वक्त यहाँ पर मोतकफीन के लिए पर्दे लगाए गए हैं और उनके लिए खेमे बना दिए गए हैं जहाँ पर वो 10 रोज़ गुजारेंगे। 10 रोज़ तक इबादतें होंगी, दुरूद की महफिलें होंगी, नातखानी होगी और इसी तरह हमदो सना होगी और खुशूस
खुसूसी तौर पर कुरान पाक और अहादीस की तालीमात भी दी जाती हैं उलमा किराम की तरफ से, और नवाफिल की अदायगी होती है, और ख़ास तौर पर ताक रातों में मोतकफ़ीन इबादत करते हैं। रजिस्ट्रेशन की जाती है तमाम ही मोतकफ़ीन से, पहले उनके शनाख्ती कार्ड लिए गए और उसके बाद फिर उनकी रजिस्ट्रेशन की गई और फिर उन्हें इजाज़त दी गई कि वो मस्जिद में एहतिकाफ़ करें। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतज़ाम देखने में आ रहे हैं इस बार। ताहम 10 रोज़ तक इन इबादतों का सिलसिला जारी रहेगा। जो मोतकफ़ीन हैं वो लैलतुल क़द्र की तलाश करेंगे और शवाल का चांद नज़र आने तक इबादतें जारी रहेंगी। चलिए जी, शहर एहतिकाफ का तमाम इंतज़ाम कर लिया गया है कराची में, बाकी शहरों में भी ऐसी ही सूरत हाल है, एज़ इन लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब तक तो तैयारी हो गई होगी वैसे। हाँ, तैयारी तो होगी, लेकिन थोड़ी सी महंगाई के हवाले से भी हमने पता करना है। कल से हम उस्मान खलील गुजरावाला में बता रहे हैं कि ये जो मौजूदा हालिया पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्या असर पड़ रहा है। गुजरावाला से उस्मान हमें बता रहे हैं। आज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुजरावाला शहर में भी शाह खुर्दनोस में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर चिकन की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज जो मुर्गी के फी किलो गोश्त की कीमत थी वो 490 थी, जो अब बढ़कर 510 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इसी तरह अगर सब्जियों की बात की जाए तो प्याज की गुज़िश्ता रोज जो कीमत थी 80 रुपए किलो थी, अब वो बढ़कर 90 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इसी तरह टमाटर, हरी मिर्च और लीमों की कीमत में भी 10 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो केले, सेब की फी किलो कीमत में भी 10 रुपए इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह जो वक्त गुजरता जाएगा दूसरे शहरों से सब्जियां और फ्रूट गुजरावाला आएंगे तो क्योंकि किरायों में इजाफा हो चुका है जिसकी वजह से इनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। कुछ शहरियों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पहले ही वो महंगाई के बोझ तले दबे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से एक महंगाई का तूफान आएगा जो उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल है जी, लोगों के लिए मुश्किल तो है। सेम एवरीवेयर एक्चुअली। अच्छा जी, दैट्स इट। कल मिलते हैं 4 बजे।